Hello guys, welcome to the YouTube channel, The Exam Counselor. Okay, so today we are going to cover our topic animal physiology. In this section, we will be particularly focusing on the syllabus that is about to come in your forester exam. So you guys need to be attentive during the whole session. हम बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे. So without wasting our further time, we can start with our topic that is animal physiology. सो फिजियोलॉजी वर्ड जो है वो हमें ये समझाता है कि हम एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस उनके बारे में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे. सो इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड देयर पार्ट्स इंक्लूडिंग ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से और जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर उन सब के बारे में पढ़ेंगे और उसी पढ़ाई को हम फिजियोलॉजी कहेंगे. Okay, so physiology basically focuses principally at the level of organs. So organs के बारे में हम पढ़ेंगे. इसके बाद organ systems के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारी सेल्स जो हैं वो जुड़कर एक टिश्यू बनाती हैं. और बहुत सारे टिश्यूज का कम्बिनेशन हमें एक ऑर्गन देते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स का कम्बिनेशन हमें एक ऑर्गन सिस्टम देते हैं. एंड देन the combination of the various organ systems give us a complete whole organism. Okay, so in this section we will be particularly focusing on the organs and organ systems. Okay, so I hope it is clear. Now human physiology studies about how our cells or muscles organs work together. क्योंकि different organs हैं, अगर वो एक कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे तो कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा. सो सिर्फ ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना काफी नहीं है, उनका काम करना वो भी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो बहुत जरूरी है. सो it involves growth and development, absorption and processing of nutrients, synthesis and distribution of nutritive substances and functioning of different tissues, organs and other anatomical structures. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेल्स का अरेंजमेंट, टिश्यूज का अरेंजमेंट, उसके बाद उन सेल्स का फंक्शन, उन टिश्यूज का फंक्शन, उनमें किस तरह से जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन. सो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर एनिमल्स. सो हम बहुत सारे काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या केमिकल रिएक्शंस करते हैं. दोज ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व द कंजप्शन ऑफ एनर्जी. So, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? दैट इज फ्रॉम द न्यूट्रिशन. दैट इज वी हैव टू इनटेक सम अमाउंट ऑफ फूड. Okay, so nutrition is actually the sum of all those activities which are concerned with ingestion मतलब खाना खाना, intake of food, then it is digestion. वो जो आपने खाना खाया वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं. एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. उसके बाद जो कम्प्लेक्स चीजें ब्रेक डाउन होकर सिंपलर चीजें बनाती है उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है इंटेस्टाइन्स में थ्रू विलाई, ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाए, डिफरेंट सेल्स तक जाए. उसके बाद सेल में पर्टिकुलरली वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. उस सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. अगर मैं आपको एक रफ इसका आइडिया दूं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. जब ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, बॉडी में कहा पर्टिकुलरली एक सेल के अंदर होता है, वो भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल. Why we call it as powerhouse of the cell? Because energy is generated inside this mitochondria. और कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, वाटर देता है एंड सम एनर्जी. Okay, so this reaction is particularly about cellular respiration and इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं
aerobic respiration. Aerobic, AEROBIC, aerobic. That is the breakdown of food in the presence of oxygen to release some amount of energy along with carbon dioxide and water. ये जो यहाँ पे carbon dioxide release हुआ है, water release हुआ है, these are the waste products. Carbon dioxide फिर release होता है through the process of exhalation, lungs के through. उसके बाद water release होता है in the form of urine through our kidneys. Okay, so this is about the nutrition. ये हो गया न्यूट्रिशन. इसके बाद देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन दो तरह का है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड दैट यू टेक. ओके, सो ऑटोट्रॉफिक और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक it comes from a word that is trophos. Okay, trophos in itself means nutrition. Okay, so autotrophic means self nutrition. सेल्फ न्यूट्रिशन से क्या मतलब कि ये जो है अपना फूड खुद बनाते हैं. और होलोफिटिक, होलो मीन्स कंप्लीट. ओके, एंड फिटिक मीन्स न्यूट्रिशन. ओके, सो होलोफिटिक न्यूट्रिशन में इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं. इट इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड. अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, जैसे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सब को मिला के ये फूड अपना प्रिपेयर करता है. और कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? इनमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको दिखते हैं ये सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं. उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं, लाइक यूग्लिना है, क्लैमिडोमोनास है एंड वोल्वॉक्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर ऑटोट्रॉफ्स. इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि सारे जो है लोग वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी और चीज पे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे. किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट रहेंगे. ओके, सो सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन with us is heterotrophic nutrition, where taking the ready-made organic food material synthesized by autotrophs. ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है ये एक चोर की तरह होता है, खुद अपना खाना नहीं बनाता, दूसरों से चुरा के खाता है. तो इसमें हम भी हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम भी एक चोर ही हैं. ओके, बट नेचर हैज मेड अस लाइक दैट. ओके, सो वी डिपेंड अपॉन दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड. और जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. So we can indirectly say that heterotrophs are those organisms which consume autotrophs or the food products from autotrophs. Okay, now I hope we are clear with the autotrophic and heterotrophic nutrition. Now, what is food or diet? Food is the nutritive substance taken by an organism for growth. Food एक ऐसा nutritive substance है जो हम कंज्यूम करते हैं for the growth, work, repair and maintaining life processes. It's a mixture of various components in which the quality and quantity of components may vary. तो फूड कोई भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो हम कंज्यूम करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को ग्रो कर सके, हम काम कर सके, हम जो है अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके, और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है या रिप्रोड्यूस करते हैं हम, उस सब के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें ये देता है. और हर एक फूड का कंपोजिशन अलग अलग होता है. और वो कंपोजिशन क्या है? जो हमारा फूड है वो मेनली कुछ चीजों का बना हुआ है. वो चीजें क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, रफेज, लिपिड्स, मिनरल्स एंड वाटर. ओके, सो अब देखिए हर एक फूड का कंपोजिशन अलग अलग होता है. जैसे कोई फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच हो सकता है, उसमें प्रोटीन्स नहीं हो सकते. जैसे हमारे पास राइस है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स बहुत कम अमाउंट पे प्रेजेंट होता है. इसी तरह प्रोटीन्स है, अगर हम मीट का कंजप्शन करते हैं उसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम क्वांटिटी में होते हैं. इसी तरह विटामिन है, अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें उनमें विटामिन की कंपोजिशन ज्यादा होती है. रफेज ये कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नहीं होता है, ये हमें न्यूट्रिशन नहीं देता, एनर्जी नहीं देता,
इसका काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग काम करना, या जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसको साफ रखना या कॉन्स्टिपेशन से बचाना, इसका ये काम है। इसके बाद लिपिड्स हैं, लिपिड्स मतलब फैट्स, लिपिड्स को आप फैट्स भी कह सकते हैं। तो लिपिड्स जो है ये हाईएस्ट एनर्जी कैरी करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी वाला फूड कंज्यूम करना है तो आप फैट्स कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स आपको चाहिए अपने जो है नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जैसे NaCl है, आप नमक का सेवन करते हैं, नमक क्या है, एक मिनरल है, मिनरल सोडियम एंड क्लोरीन है इसमें। ओके, एंड देन एट लास्ट वाटर। वाटर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉर फूड। ओके, बिकॉज इन एवरी प्रोसेस वी कैन सी देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। वाटर डाइजेशन के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपने खाना खा लिया लेकिन आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ही फायदा खाना खाने का। तो इसीलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स मेनली इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नाउ अब हम एक एक कंपोनेंट ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम शुगर्स के नाम से भी जानते हैं या सैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज दीज आर पॉलीहाइड्रॉक्स, दीज आर पॉलीहाइड्रॉक्स एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर मैं यहाँ पे इसको आपके लिए सिंपल बनाता हूं, जैसे मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऐसे ये C छह ग्लूको कार्बन एटम्स है यहाँ पे। ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड OH, दैट इज एक एल्डिहाइड है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिर से OH है, और लास्ट में CH2OH। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है तो यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे CHO ग्रुप है। OH मतलब हाइड्रोक्स, और ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये मतलब एल्डिहाइड। तो इसमें हाइड्रोक्स ग्रुप्स बहुत सारे हैं, दैट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्स, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्स ग्रुप्स होते हैं, और या उनमें एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब देखिए एल्डिहाइड किस में होता है, अगर आप सिंपल ग्लूकोज की बात करें तो उसमें एल्डिहाइड होता है। कीटोन किस में होता है, अगर आप फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, और कीटोन ग्रुप के साथ साथ उसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। नाउ दीज आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि आप बिल्कुल देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 तरह के एटम्स हमको दिख रहे हैं, 3 तरह के एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और इनका रेशियो क्या होता है, इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, दैट इज 1:2:1। अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम लिख सकते हैं कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, CH2, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा, CH2O। फिर इनका नंबर वेरी कर सकता है, वी कैन राइट इट मल्टीप्लाइड बाय n। ओके, सो CH2ON। ओके, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, ये कार्बन एक एटम हम बाहर निकालते हैं CN, उसके बाद अंदर बचता है H2O। H2O कितनी बार, n बार, सो CnH2O होल n। ओके, दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर देखें, हमारे पास C6H12O6 है। ओके, हम देखते हैं क्या ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है कि नहीं। हम 6 को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, CH2O। ओके, सो हियर वी आर। So this is the general formula of carbohydrates. Next, we will move towards our second topic related to the carbohydrates, that is sources of carbohydrates. अगर हमें अब carbohydrates खाने पड़ेंगे तो कहाँ से वो हम हासिल कर सकते हैं। Their main sources are, okay, I am running out of my battery. We will continue our topic after I charge my device. Okay, till then, bye. Allah Hafiz.